प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 39 अर्थात 39 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आपके साथ हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। शिक्षार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमारी मुसलसल चर्चा भाषा और भाषा के उपकरणों को तोड़ने जोड़ने और उसमें उलझकर उसे समझने से हो रही है। इसी क्रम में हम वाक्यों के खंडन और विखंडन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए वाक्यों के परिवर्तन तक पहुंच चुके हैं। साथियों, ये पूरा संसार ही परिवर्तनशील है। आज 21वीं सदी के मानव ने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं वो विकास और परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया से ही गुजरकर मुमकिन हो सका है। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवर्तन और विकास की कितनी भी सीमाएं पार कर ली जाएं, परंतु एक चीज़ हमेशा शेष रहनी चाहिए और वो है किसी भी वस्तु का बुनियादी गुण, उसकी अर्थवत्ता, उसकी महत्ता। वाक्य परिवर्तन भी कुछ इसी तरह का है, जिसकी विशेष चर्चा आज की ही कक्षा में हम लोग कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है वाक्य परिवर्तन। आज की इस चर्चा में आप सब वाक्य परिवर्तन क्या है जानेंगे, उसकी परिभाषा से परिचित होंगे, वाक्य परिवर्तन की प्रक्रिया को समझेंगे, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में अर्थात एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, इसको भी आप समझेंगे और परिवर्तन की क्या आवश्यकता होती है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और इसके लिए हम उदाहरणों का भी प्रयोग करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत हम करते हैं वाक्य परिवर्तन क्या है इस तथ्य को समझने से। दरअसल जब हम बिना अर्थ को बदले किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं तो यह प्रक्रिया वाक्य परिवर्तन कहलाती है। और स्पष्ट रूप में देखें या इस पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि किसी एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित कर देना ही इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि वाक्य की अर्थवत्ता यानी उसमें जो निहित अर्थ है वो बरकरार रहे, उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आना चाहिए। पिछली चर्चाओं में हमने रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 प्रकारों की चर्चा की। ये जो 3 प्रकार थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज की चर्चा भी इन्हीं तीनों प्रकारों के वाक्यों के आपसी परिवर्तन पर ही आधारित है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं एवं मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो हम लोग इन्हीं परिवर्तनों पर विचार करेंगे। आइए इन सारी घुमावदार प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग वाक्य परिवर्तन पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने की प्रक्रिया पर।
हमने पिछली चर्चा में पढ़ा कि सरल वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय या यदि इससे अधिक कहें तो कह सकते हैं कि उसके लिए शर्त ये होती है, उसके लिए आवश्यकता ये होती है कि उसमें उद्देश्य और विधेय हो और उसमें आपस में संबंध होना चाहिए। संयुक्त वाक्य में हमने ये समझा था कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिन्हें समुच्चय बोधक अव्ययों यानी और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, या, व, मगर, वरना, अन्यथा, अथवा, नहीं इत्यादि से जोड़ करके एक वाक्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण देखिए, सरल वाक्य का उदाहरण है, उसने शाम को आने के लिए कहा है। यह सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। अब इसको आप देखिए कि कैसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया जाएगा। वह शाम को आएगा और उसने ये बात कही है। देखा, और से हमने दोनों खंडों को संयुक्त कर दिया है, संपृक्त कर दिया है, अर्थात जोड़ दिया है। इस उदाहरण में देख सकते हैं कि बिना अर्थ परिवर्तन के एक सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बना दिया गया है। यानी सरल वाक्य बिना अर्थ को बदले उसी रूप में, जिस रूप में वो अर्थ दे रहा था, परिवर्तित होकर के संयुक्त वाक्य के रूप में हमारे सामने आता है। इस प्रक्रिया को समझते हैं कि दरअसल ये हुआ कैसे। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, इसलिए इसके लिए हमें दूसरी क्रिया कल्पित करनी होती है। जैसे उसने शाम को आने के लिए कहा, वाक्य में केवल एक ही क्रिया है, कहा, तो हमें इस प्रकार दूसरी क्रिया कल्पित करनी पड़ेगी। कैसे? वह शाम को आएगा और उसने यह बात कही है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए जो क्रिया कल्पित की गई है वो है आएगा। इसके अन्य उदाहरण पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। देखिए, सरल वाक्य है, वह बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया। जब इसको हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो इसका रूप हो जाता है, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। उसने गलती करने पर सजा पाई। संयुक्त वाक्य, उसने गलती की और सजा पाई। फिर से सरल वाक्य देखिए, वह परिश्रम करते हुए भी सफल नहीं हो पाया। संयुक्त वाक्य देखिए, वो परिश्रम किया, अर्थात उसने परिश्रम किया परंतु सफल नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने इसलिए और परंतु इत्यादि का प्रयोग करके सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया है। अब हम देखेंगे कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनता है। हमने समझा था कि जिन वाक्यों में एक परिवर्तनशील प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है, जिस पर एक या एक से अधिक परिवर्तनशील उपवाक्य आश्रित होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं।
हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे तब्दील करेंगे, कैसे उसको परिवर्तित करेंगे, इसे जानने के लिए, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सरल वाक्य का एक उदाहरण है, मैदा खाने वाले मोटे होते हैं। मिश्र वाक्य का उदाहरण देखिए, जब इसको हमने परिवर्तित कर दिया अर्थात इसको सरल से मिश्र वाक्य में तब्दील कर दिया, तो ये किस प्रकार से परिवर्तन के पश्चात हमारे सामने आता है, जो मैदा खाते हैं वे मोटे होते हैं। संयुक्त वाक्य की तरह मिश्र वाक्य में भी दो क्रियाएं होती हैं, जबकि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। इसलिए जब हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य बनाते हैं तो यहां पर भी संयुक्त वाक्य की भांति ही दूसरी क्रिया कल्पित करनी होती है। जैसे मैदा खाने वाले, उद्देश्य है जिसका अर्थ है मैदा खाने वाला व्यक्ति, लेकिन इसे क्रिया बनाने के लिए हमने कल्पित किया जो मैदा खाते हैं। इसमें खाना एक क्रिया है, परंतु मोटे होते हैं। उपवाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी दूसरा जो उपवाक्य है वो अपरिवर्तनशील है। इसलिए यह जो पूरा वाक्य है वो किस वाक्य के रूप में हमारे सामने आता है, निश्चित रूप से यह मिश्र वाक्य बन जाता है। इसी तरह के कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम इस परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। सरल वाक्य है, स्वयं पर विश्वास रखने वाले आत्मविश्वासी कहलाते हैं। इसका जब हम परिवर्तन करते हैं मिश्र वाक्य में तो इसका रूप हो जाता है, जिन्हें स्वयं पर विश्वास होता है वे आत्मविश्वासी कहलाते हैं। इसी तरीके से दूसरा सरल वाक्य है, अध्यापक के सामने बच्चे अनुशासित रहते हैं। मिश्र वाक्य देखिए, जब बच्चे अध्यापक के सामने होते हैं तो वे अनुशासित रहते हैं। यहां पर आपने देखा कि आत्मविश्वासी कहलाते हैं, अनुशासित रहते हैं, परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य है। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। आप जानते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिन्हें समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ते हैं। वहीं मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और बाकी के आश्रित उपवाक्य होते हैं और इन्हें भी समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ा जाता है। तो चलिए इन दोनों वाक्यों को परिवर्तित करके अर्थात संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करके परिवर्तन की इस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करते हैं। संयुक्त वाक्य देखिए, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। लेकिन जब इसे हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं तो जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। फिर से एक उदाहरण और देखते हैं। संयुक्त वाक्य का है, राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। यहां पर दूसरा जो वाक्य मिश्र वाक्य इसी का परिवर्तित होकर के हमारे सामने आ रहा है, उसे देखिए। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। फिर
अगला उदाहरण, बिजली जाते ही टेलीविज़न बंद हो गया। जैसे ही बिजली गई वैसे ही टेलीविज़न बंद हो गया। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब हम कतिपय यानी कुछ एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों के आपस में होने वाले परिवर्तनों के उदाहरण भी देखते हैं। देखिए, सरल वाक्य है, मनीष ने खेल में पुरस्कार मिलने के बाद सबको दावत दी। संयुक्त वाक्य में जब इसे हम परिवर्तित करते हैं तो यह हमारे सामने आता है, देखिए किस रूप में, मनीष ने खेल में पुरस्कार प्राप्त किया और सबको दावत दी। अब मिश्र वाक्य में कैसे बदलेगा, जैसे ही मनीष ने खेल में पुरस्कार प्राप्त किया वैसे ही सबको दावत दी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक के सामने बच्चे अनुशासित रहते हैं। संयुक्त वाक्य, बच्चे अध्यापक के सामने रहते हैं तो अनुशासित रहते हैं। मिश्र वाक्य, जब बच्चे अध्यापक के सामने होते हैं तो वे अनुशासित रहते हैं। वाक्य परिवर्तनों की कुछ और स्थितियां आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूं। कुछ और कारण हैं जो वाक्य को परिवर्तित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिंग के अनुसार वाक्य का परिवर्तन। जैसे गौरव लिखता है, ये पुरुलिंग यानी पुल्लिंग के अनुसार लिखा गया है, लेकिन रानी वो स्त्रीलिंग है, वो लिखती है, अर्थात रानी लिखती है। लड़के उछलते हैं, अब स्त्रीलिंग के अनुसार लड़कियां उछलती हैं। तो आपने देखा कि लिंग भी वाक्यों को परिवर्तित कर देने में भूमिका निभाता है। वचन के अनुसार भी वाक्यों में परिवर्तन दिखाई देता है। वचन अर्थात संख्या, एक वचन और बहुवचन हिंदी में प्रचलित है, आप लोग सभी जानते हैं। तो आप देखिए, वह पढ़ता है, यह एक वचन का वाक्य है, लेकिन यही परिवर्तित होकर के जब बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो हमारे सामने आता है वे पढ़ते हैं। मैं खाता हूं, हम लोग खाते हैं। तो पढ़ता, पढ़ते, खाता, खाते, ये जो परिवर्तन है क्रिया का और वाक्य के स्वरूप को परिवर्तित कर देता है, यह वचन के अनुसार है। अब अगला भी संक्षेप में हम लोग देखते हैं, पुरुष के अनुसार भी वाक्य परिवर्तित होता है। जैसे उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं। यही जब मध्यम पुरुष में परिवर्तित होता है या प्रयुक्त होता है तो क्या होगा, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो। अन्य पुरुष में वो पढ़ता है, वो लिखता है। अब आगे हम देखेंगे काल या समय के अनुसार होने वाले वाक्य परिवर्तनों को। आप देखिए, वर्तमान काल में वो खाता है, खाता है। भूतकाल में अगर इसी को हम परिवर्तित करके लिखते हैं तो हमारे सामने ये क्या किस रूप में आएगा, उसने खाया। और भविष्य काल में वो खाएगा, तो खाता, खाया, खाएगा क्रिया के इन रूप परिवर्तनों के कारण वाक्य की संरचना परिवर्तित हो जाती है। और इसके बाद अंत में हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर भी वाक्य परिवर्तन दृष्टिगत होता है, यानी अर्थ भी वाक्य को परिवर्तित कर देता है। जैसे विधानवाचक वाक्य, ऋतु 12वीं में पढ़ती है। इसको जब आप निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा ऋतु
12वीं में नहीं पढ़ती है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या ऋतु 12वीं में पढ़ती है? आज्ञावाचक वाक्य, ऋतु तुम 12वीं में पढ़ो। विस्मयवाचक, अरे ऋतु 12वीं में पढ़ने लगी। इच्छावाचक वाक्य, काश ऋतु 12वीं में पढ़ती। संदेहवाचक वाक्य, शायद ऋतु 12वीं में पढ़ती होगी। संकेतवाचक वाक्य, यदि अनुमति मिले तो ऋतु 12वीं में पढ़े। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वाक्य परिवर्तन की सबसे पहली आवश्यकता है अपनी बात को स्पष्ट रूप में रखने के लिए अलग अलग प्रकार से या ढंग से उसको प्रस्तुत करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समय और परिस्थितियों के अनुरूप अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न शैलियों के माध्यम से बात कही जाती है। यदि हमें किसी से प्रश्न पूछना है तो हम उस व्यक्ति से आज्ञावाचक शैली में बात नहीं करेंगे। उस समय हम प्रश्नवाचक शैली का ही प्रयोग करेंगे। आज्ञावाचक शैली का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर उसकी आवश्यकता होगी। तो उम्मीद है कि आपने वाक्य परिवर्तनों को समझ लिया होगा। हमने प्रयास ये किया है कि वाक्य परिवर्तन के जो विविध रूप हैं उस पर अति संक्षेप में चर्चा की जाए। अब हमारा इस व्याख्यान का जो अंतिम कार्यकलाप है वो है सीखे गए ज्ञान का परीक्षण अथवा स्वमूल्यांकन। तो इसके लिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ करके देख करके आप अपने सीखने और समझने की क्षमता की परख कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम उत्तरमाला 38 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उत्तर है विकल्प 1 का सा, 2 का सा, 3 का बा, 4 का सा, 5 का दा। अब प्रश्न, वह पढ़ रहा होगा वाक्य का लिंग के आधार पर परिवर्तित रूप है। अ विकल्प, वे पढ़ रहे होंगे। वह पढ़ रही होगी, ब विकल्प, सा, हम पढ़ रहे होंगे, द, सब पढ़ रहे होंगे। प्रश्न संख्या 2, सुबह होती है और चिड़ियाँ चहकने लगती हैं। इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य रूप होगा। विकल्प आ, सुबह होने पर चिड़ियाँ चहकने लगती है। जैसे ही सुबह होती हैं चिड़ियाँ चहकने लगती हैं। उपर्युक्त दोनों सही। विकल्प दा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, काजल तुम 12वीं में पढ़ो। वाक्य का विस्मयवाचक वाक्य होगा। विकल्प आ, अरे काजल 12वीं में पढ़ने लगी। ब, क्या काजल 12वीं में पढ़ती है। सा, काजल 12वीं में नहीं पढ़ती है। इनमें से कोई नहीं। विकल्प दा। प्रश्न संख्या 4, वाक्य परिवर्तन के दौरान किस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विकल्प अ, वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन हो। विकल्प ब, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। विकल्प सा, रूप और अर्थ भिन्न हो। विकल्प दा, इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, विश्वविद्यालय में कर्मचारी हड़ताल है अतः पुस्तकालय बंद है। का सरल वाक्य होगा।
विश्वविद्यालय में कर्मचारी हड़ताल है और पुस्तकालय बंद है। विकल्प ब, विश्वविद्यालय में कर्मचारी हड़ताल होने पर पुस्तकालय बंद है। विकल्प सा, जैसे ही कर्मचारी हड़ताल हुई वैसे ही पुस्तकालय बंद हो गया। विकल्प दा, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पूरे विषय को आत्मसात किया होगा। अगली कक्षा में हम एक बार फिर मिलेंगे। आप लोग आरंभ से लेकर के अंत तक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी सहभागियों का आभारी हूँ। धन्यवाद।